हेलो बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नीट फिजिक्स सॉल्यूशन डिस्कशन का। ये है आपका सेक्शन बी का पार्ट वन अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, और पार्ट टू है ये आपका। ये भी लाइव है, देखिए यहाँ पर फिर से मैं वही कह रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ाया है वो आया है कि नहीं, चेक करते हैं जरा। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन में पहला क्वेश्चन क्या आया था? हम लोग कर रहे हैं सेट S4 का डिस्कशन। S4 का डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें 36 क्वेश्चन आया, वो था आयरन बार ऑफ लेंथ L। क्या कहते हैं? एक आयरन बार है जिसकी लेंथ कितनी है? L है। उसके बाद देखिए आगे कहते हैं एक आयरन बार लेंगे जिसका लेंथ L है, और उसका कह रहा है मैग्नेटिक मोमेंट। आपको अच्छे से पता है कि देखिए मैग्नेटिक एंड मैटर वाला जो सेक्शन होता है वहां पर मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ाया जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट कितना दिया हुआ है? एम इट इज बेल्ट एट द मिडल ऑफ इट्स लेंथ। इसका मतलब कि मिड पॉइंट की बात हो रही है। L/2 पर इसको हमने क्या कर दिया? बेंड कर दिया सच दैट टू आर्म्स मेक एन एंगल ऑफ 60। तो इसका मतलब है इसको बेंड करने के बाद कुछ इस प्रकार का फिगर बन रहा होगा। और ये जो आर्म्स हैं इनकी लेंथ तो आपको पता है ये कितनी होगी? L/2, और ये भी हो जाएगा L/2, क्योंकि आपके मिड पॉइंट से हमने इसको बेंड किया है। इसका मतलब इक्वल आपका मैग्नीट्यूड होगा बोथ द लेंथ का। और ये एंगल अगर 60 है तो आपने पढ़ा होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। वैसे अदर तरीके भी हैं प्रूफ करने के, हम लोग इसे कंप्लीट रिजॉल्व कर सकते हैं, बट मैं टाइम को बचा रहा हूं। तो ऑब्वियसली अगर दो साइड इक्वल है, बीच में एंगल 60, इसका मतलब थर्ड भी क्या हो जाएगा? सेपरेशन भी ये भी L/2 ही होगा। ठीक है, वेरी गुड। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मास इनटू जो आपका सेपरेशन बिटवीन द टू एंड्स होता है। तो सेपरेशन कितना हो गया? L/2। यानी कि अब एक बात करें तो मास तो अभी भी सेम रहेगा, लेकिन लेंथ अब हो जाएगी L/2। इनके बीच क्योंकि सेपरेशन क्या हो जाएगा? L/2। तो अगर हम कंपेयर करें कि m डैश क्या हो जाएगा? m डैश विल बी इक्वल टू m/2। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन नंबर 3 को देखिए ध्यान से। ऑप्शन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? m/2। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी इनिशियल वाली जो मैग्नेटिक मोमेंट थी। ये क्वेश्चन जो है इस पे अच्छे से टाइम स्पेंड करेंगे। ये क्वेश्चन मुझे लगता है इस पूरे पेपर में सब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन जो था, डिफिकल्ट भी मान सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग लग रहा है, ट्रिकी टाइप है, कंफ्यूज करेगा। कह रहे हैं चूज द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। तो ब्रिज बैलेंस क्या होता है भाई? P/Q = R/S। व्हीटस्टोन ब्रिज हमने पढ़ा हुआ है अच्छे से, है ना? उसमें क्या होता है भाई बताओ? साइड्स के जो आपके रेजिस्टेंस का रेशियो होता है वो इक्वल हो जाता है ना? लेकिन यहाँ पर देखो जरा क्या है, यहाँ देखिए जरा आप ध्यान से, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपका जो पहला ऑप्शन दिखा रहा है वहां पर देखिए नेगेटिव टर्मिनल है, ये क्या है? पॉजिटिव। और यहाँ पर एक छोटू सा डायोड भी लगा रखा है। क्या लगा रखा है? एक डायोड भी लगा रखा है। तो डायोड को भूलना नहीं है, ठीक है? डायोड को भूलना नहीं है। और आपको अच्छे से पता है पीएन जंक्शन डायोड में क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड कब काम करता है? ये आपका पी टर्मिनल जो है वो आपका पॉजिटिव, और ये क्या होता है? निगेटिव। तभी ये क्या होता है? तभी ये फॉरवर्ड बायस में चलता है, यानी कि ये क्या कर देता है भैया? सर्किट को ओपन कर देता है। कहते हैं ना कि डायोड एज ए स्विच यूज कर सकते हैं हम लोग। तो स्विच ऑन तभी होगा जब इसमें से करंट तभी फ्लो करेगा। इसका मतलब जब इसमें आपका अगर ये रिवर्स बायस हो गया तो ये पूरी ब्रांच ही आपकी एलिमिनेट हो जाएगी, और ब्रांच एलिमिनेट हो गई इसका मतलब बैलेंसिंग तो पॉसिबल नहीं है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ से ये पॉजिटिव, तो क्या ये ओपन होगा? ये तो रिवर्स बायस होगा सर, रिवर्स बायस, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल। ठीक, जरा इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अगेन यहाँ पर ये फिर से हो गया रिवर्स बायस, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो गया। जरा इसको देखते हैं। अरे यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, अब ये क्या हो गया? आपका फॉरवर्ड बायस हो गया, फॉरवर्ड बायस हो गया। इसका मतलब अब क्या हो जाएगा? अब ये एज अ वायर एक्ट करेगा। मेरे बच्चे ये बताइए, यहाँ पर ये 5 ओम है पैरेलल लगा हुआ है, वो तो शॉर्ट हो जाएगा, मतलब कि शॉर्ट सर्किट हो गई। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब है कि अब बैलेंसिंग पॉसिबल ही नहीं है। ये 10 ओम की तरह काम करेगा, ये 10 ओम की तरह काम करेगा, ये 15 ओम, और यहाँ पर 0 ओम का रेजिस्टेंस, क्योंकि वायर में रेजिस्टेंस नहीं लेते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्शन भी नहीं पॉसिबल है। ये तो मैंने एक तरीका बता दिया कि किस तरीके से एलिमिनेशन प्रोसेस से हमने ऑप्शन ढूंढ लिया, लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली भी ढूंढना चाहें तो क्या होगा? यहाँ कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है कि इट इज आइडियल डायोड। तो आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस क्या होता है? आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस होता है 0, बट रियल डायोड का रेजिस्टेंस आपका 0 नहीं होता है। रेजिस्टेंस 0 नहीं होता है। अब ये फिर से देखते हैं, क्या ये पॉजिटिव है, क्या ये नेगेटिव है? यस। क्या ये फॉरवर्ड बायस रहेगा? यस, इट विल एक्ट एज ए फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ तक तो समझ में आता है, फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। लेकिन बैलेंस कहाँ हुआ? बैलेंस तो नहीं हुआ। बैलेंसिंग के लिए हो गया P Q R S। इसका मतलब क्या होना चाहिए था? इसका मतलब है सर
10 ओम अपॉन 10 ओम इज इक्वल टू 15 ओम अपॉन, अभी तो यहाँ पर 5 ही दिख रहा है, तो अगर बैलेंस चाहिए तो हमें जो आपका डायोड है उसका रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए, 10 ओम होना चाहिए। और जब 10 ओम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया, ये भी आपका 1 आ गया और ये भी आपका 1 आ गया। क्या हम लोग ने अचीव कर ली, यस अचीव कर ली। इसी एक सर्किट में ऐसा पॉसिबल और एक सर्किट में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आज का, इसका ऑप्शन होगा सेकंड सही। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसने पेपर में आपका ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा आया था, इसके ऊपर डिस्कशन तो बनता ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा ध्यान से, क्या है भाई ये क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च, अब ग्रेविटेशन जाते हैं थोड़ा सा, ग्रेविटेशन बहुत ही मुश्किल से आया है क्वेश्चन। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m such from the surface of earth of mass capital M and radius r in circular orbit at an altitude of 2r। तो सबसे पहले अर्थ क्रस्ट बना लिया मैंने, ठीक है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना भैया r है, और हमने कहा कि एक सर्कुलर ऑर्बिट में हमें इसको लॉन्च करना है। ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है मेरी, ये कितना सेंटर से कितनी दूरी पर होगा, देखना सरफेस से अगर ये 2r है तो इसका मतलब है सेंटर से इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3r। ठीक है, क्लियर है ना। इसका मास कितना है, कैपिटल M, जिसको लॉन्च करेंगे उसका मास कितना है, स्मॉल m। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे क्या कहते हैं, रेडियस r, इन सब तो कह रहे हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, एनर्जी निकालनी है। तो एक चीज मुझे बताइए, क्या टोटल एनर्जी विल ऑलवेज रिमेन कंजर्व, मैं बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बात सच है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है कि नहीं है। तो जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे था, जब ऑब्जेक्ट सरफेस पे रहेगा और जब ऑब्जेक्ट आपका एक ऑर्बिट में रहेगा, तो ऑर्बिट में लॉन्च करने के बाद तो पक्का मोशन करे, काइनेटिक एनर्जी उसके पास रहेगी, और पोटेंशियल एनर्जी तो अलग बात है, वो तो रहेगी रहेगी। तो सरफेस से पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालने आता है, ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितनी एनर्जी से हमने उसको लॉन्च किया, तो वी हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी जो हमने किया। तो इनिशियली क्या हो जाएगा, P इनिशियली प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P फाइनल प्लस K फाइनल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखिए ध्यान से। सो नाउ वी हैव अ वैल्यू, यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं, तो हमें पता फॉर्मूला क्या होता है, बताइए, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस जी एम कैपिटल एम स्मॉल m अपॉन जो सेंटर से डिस्टेंस होगी, प्लस वी डोंट नो द काइनेटिक एनर्जी वी रिक्वायर्ड टू लॉन्च दिस सैटेलाइट। ठीक है, फाइनल पे अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई, यहाँ पर माइनस जी कैपिटल m स्मॉल m, आपके क्या हो जाएगा, 3r हो जाएगा, प्लस हाफ m v स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, हमें के आई चाहिए। ठीक है, तो हम v भी निकाल सकते हैं, v तो हमें पता ही फॉर्मूला है ना, v तो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। इसको मिटा दें, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, जगह हो जाएगी थोड़ी सी। सेक्शन भी थोड़ा प्यार से करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि आई, यही तो हमें चाहिए था। ठीक है, सबसे पहले रीअरेंज करके वो हम सॉल्व कर लेंगे जो हमें पहले से पता है, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए तो यहाँ पर के आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन 3r माइनस में प्लस, मैं जब इसको रीअरेंज करता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो प्लस में आ जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r, और प्लस क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। ये v को निकाल लेते हैं पहले, है ना, v भी तो निकाली जा सकती है। तो चलिए मान लेते हैं उस ऑर्बिट में जो कि 3r पर है, देखो फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये ऑर्बिट है, ठीक, इसकी दूरी सेंटर से कितनी है, ये आपका है 3r। अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर यहाँ पर रोटेशन कर रहा है ये वेलोसिटी v, अगर लीनियर वेलोसिटी कितनी है v, तो एक चीज बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो करेगा। और सर्कुलर मोशन में क्या होता है बताइए, सेंट्रीपिटल फोर्स का mv स्क्वायर अपॉन, अब रेडियस कितना हो जाएगा भैया, 3r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी बताइए, कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या होता है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, तो g स्मॉल m कैपिटल M अपॉन 3r का होल स्क्वायर। तो देखो एक 3r से एक 3r तो कट गया, स्मॉल m से स्मॉल m कट गया। नाउ वी हैव अ फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल G
कैपिटल M अपॉन 3R, ठीक है। ये v स्क्वायर उठा करके हम कहां पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, पूरा रिलेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और मास के टर्म में हमें मिल जाएगा और हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको पहले फर्दर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से आगे कंटिन्यू करने से पहले वी हैव टू ऐड वन स्लाइड। हम यहां पे एक स्लाइड ऐड कर देते हैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर सॉल्व हो जाए, ठीक। देखिए आंसर आने वाला है, बहुत ही इजी आंसर है, सब में ऐड कर देते हैं। सिर्फ 15 ही क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, खत्म हो जाएगा ये, ठीक है। देखिए इट विल बी शॉर्ट वीडियो। देखो कितना आसान है। तो नाउ वी हैव कि i is equal to minus g capital M small m upon 3r plus capital G capital M small m upon r, और यहाँ पर क्या आ रहा है देखो ध्यान से 1/2, ठीक है। देखिए अभी आपने निकाला v स्क्वायर वैल्यू कितनी है, g m अपॉन 3r, ठीक है। तो ये जाएगा स्मॉल m इनटू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पर 3r। अभी मल्टीप्लाई कर लो, देखो एलसीएम पहले वो ले लो, यहाँ पर ये gm देखो पहले कॉमन लेते हैं, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r हर जगह है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी है कि नहीं है, तो बाहर निकालना है। तो बचेगा क्या अंदर, अंदर क्या बचेगा -1 + 1, देखिए यहाँ से -1/3 + 1 और यहाँ क्या बचेगा बताओ 1/2 और 1/3 कितना आ जाएगा +1/6, कितना आ जाएगा 1/6। अब इसका एलसीएम आप ले सकते हो आराम से, क्या आ जाएगा यहाँ पर क्या है, तो आप इन दोनों को पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पर इजी पड़ रहा है तो आप इसको कर लीजिए। तो इस जगह बताइए +2/3 कितना आ जाएगा, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये आ जाएगा 2/3 + 1/6, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, अब यहाँ पर आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम यहाँ से अपन ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 6, क्या आ जाएगा एलसीएम विल बी 6, क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 2 4 हो जाएगा, 2 × 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 5/6 जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। कौन सा ऑप्शन सही है बस, कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पर 5/6 कौन सा आ रहा है इसमें बताइए। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 सही है। देखिए 5/6 जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r आया कि नहीं आया, क्या हम लोग का ये सेम आंसर आ रहा है, यस। चलिए देखिए वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। थोड़ा सा कैलकुलेटेड था लेकिन डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था, आराम आराम से करेंगे तो वी कैन गेट द वैल्यू। क्यों क्वेश्चन में पहले से बोला था कि इन मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च, लॉन्च से आपको हिंट दे रहा था कि काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी लगेगी इनिशियली, वो आपको निकालना है, बाकी चीजें आपको पता थी, ठीक है। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए ध्यान से यहाँ पर कह रहे हैं फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस। क्या कह रहे हैं भाई, आइडियल गैस का ये टीवी कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर एट द सेम टेम्परेचर अगर हम देखे जाए तो यहाँ पर कर्व विद हायर वॉल्यूम करेस्पॉन्ड टू लोअर प्रेशर। तो ये आपको ये क्लियरली है कि इस केस में अगर देखें तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा टेम्परेचर क्या है और वॉल्यूम की बात हो रही है। तो एट फ्री प्रेशर P1 P2 P3 कंपेयर्ड विद दोस चार्ज लॉ कह दिए भैया, चार्ज लॉ कह रहे हैं। तो ये और आसान हो गया कि चार्ज लॉ की कंडीशंस अगर आप पढ़ेंगे तो जो जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर कह रहे हैं कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा, अगर हम बात करें V3 is greater than V2 is greater than V1 तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, P3 will be less than P2 less than P1। higher the volume lower the pressure, higher the volume lower the pressure की कंडीशन होती है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कौन सा करेक्ट रिलेशन है, P1 is greater than P2 is greater than P3। ऑप्शन नंबर 1 is correct, ऑप्शन नंबर 1 is correct। याद रखिएगा जब टेम्परेचर सेम है उस बात की कर रहे हैं, एट सेम टेम्परेचर की बात हो रही है, एट सेम टेम्परेचर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया आपका फर्स्ट, ठीक है। आगे बढ़ जाए नेक्स्ट, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे आपको सीधे थ्योरी से मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट द प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन फ्री स्पेस इज दैट। अब देखो ध्यान से ये वाला जो चीज है अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो मेरी नोट्स है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की, पहला जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पढ़ाता हूँ तो उसमें एक चीज लिखवाता हूँ, एक टेबल बना रखा है, सालों से वो चीज यूज कर रहे हैं। उस टेबल में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैंने बोला है कि आपका अगर कोई चार्ज मूव करता है और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता है
तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कभी भी एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा। और ईएम वेव बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भैया नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो इसमें अगर पढ़ेंगे दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें बोला गया है कि कौन सा सही नहीं है ऑप्शन में वो बताना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना है कि कौन सा सही नहीं है वो बताना है। तो ईएम वेव का ओरिजिनेशन होता है विद, जब आपका एक्सेलरेशन जब होता है प्रोड्यूस, और एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए भैया, एक्सेलरेटिंग चार्ज कहते हैं। ईएम वेव ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सेलरेटिंग चार्ज। अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड कभी भी नहीं हो सकती। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट। तो हमें कोई इनकरेक्ट ढूंढना था इस क्वेश्चन में, तो हम करेक्ट वाला ढूंढेंगे। ट्रांसवर्स नेचर में होते हैं, सही बात है। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड, बिल्कुल सही बात है। ट्रैवल किससे करते हैं भैया, यही रिलेशन होता है ना। क्या कहते हैं, परमिटिविटी और परमिएबिलिटी के बीच में रिलेशन निकालो। तो ये रहा आपके सामने, और ये क्या है भैया, स्पीड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट सिर्फ एक ही है कि ओरिजिनेट फ्रॉम, क्योंकि अगर आपको सही आंसर चाहिए तो एक्सेलरेटिंग चार्ज चाहिए। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। आगे देखिए, अ मेटालिक बार ऑफ यंग मॉड्यूलस क्या है भैया, 0.5 × 1011 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, मतलब आपको अल्फा की बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। अल्फा की बात कर रहे हैं, दैट इज 10 टू द पावर -5। ओके, लेंथ कितनी है, लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर। एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ 10 की पावर -3 मीटर। सब कुछ ऐसा ही नहीं है। अच्छी बात तो ये है, डेल टी कितना दिया हुआ है, टेम्परेचर कितना चेंज हो रहा है भैया, 0 से 100। तो आंसर क्या आ गया, ये 100। ठीक है, और y कितना दिया हुआ है, 0.5 की पावर 11। कह रहे हैं विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग। बहुत अच्छी बात है। तो जब एक्सपेंशन और बेंडिंग नहीं हो तो क्या हो रहा है, कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहे हैं आपसे। क्या कह रहे हैं, बताओ भैया कंप्रेसिव फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए दिमाग थोड़ा सा, बहुत बेसिक दिमाग लगाना होगा आपको। यहाँ पर अगर आप देखो, यंग मॉडुलस वाला फॉर्मूला दिया हुआ है और फोर्स पूछा जा रहा है आपसे, तो आपके पास यंग मॉडुलस का तो लिमिटेड फॉर्मूले हैं, तो आप कितना ही दिमाग लगा लोगे। स्ट्रेस अपॉन जो चीज आती है वो चीज लिख डालिए, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो आपको अच्छे से समझ जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटालिक बार की बात कर रहे हैं, तो लीनियर एक्सपेंशन ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कंप्रेशन में लीनियर ही होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया, नीचे डेल्टा एल अपॉन एल। और क्या चाहिए तुमको। ठीक है, तुमसे फोर्स पूछा गया है, बाकी सबको रीअरेंज कर लो। तो ये क्या हो जाएगा, F × L अपॉन डेल्टा एल इंटू ए इज इक्वल टू वाई। मतलब वो तो आपको पता ही है वाई के बराबर है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फटाफट, है ना। तो क्या आ जाएगा भैया, हमें चाहिए 4, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू हो जाएगा y इंटू डेल्टा एल इंटू ए अपॉन एल। यही तो होगा, और कुछ हो सकता है क्या, बताइए। और कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम बात कर देते हैं किस प्रकार से ये चेंज की बात हो रही है, वो चेंज को कैसे रिलेट कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम बना सकते हैं इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है कि आपको ये तो दिख रहा है, लेकिन हमें तो चाहिए अल्फा डेल्टा टी, इस फॉर्म में चाहिए होगा ना। तो डेल्टा थीटा बोल रहा हूँ, तो वो भी आपको पता है, थीटा को भी रिप्रेजेंट करते हैं किसके लिए, अपन बात जब करते हैं किसकी, टेम्परेचर की बात करते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब उसकी बात कर लेते हैं कि कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे अपन, उसके बारे में देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या बनेगा और कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर हमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, हमने पढ़ा हुआ है थर्मल स्ट्रेन। ठीक है, थर्मल स्ट्रेन, और यही बराबर होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होता है भैया, डेल्टा एल अपॉन एल। लेकिन थर्मल स्ट्रेन क्या होता है, ये होता है भैया अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक, अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा है तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा एल नॉट, यानी कि इनिशियली जो आपकी लेंथ है जिसको एल कहते हैं, ये होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी। अभी उठा करके जब स्ट्रेन वाले फॉर्मूले पुट करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू एल नॉट अल्फा इंटू डेल्टा टी अपॉन एल नॉट। ये देखो कट जाएगा, बचेगा क्या, देखिए प्रूफ हो गया अल्फा डेल्टा टी। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद है तो ये आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, और नहीं याद है तो मैंने आपको बता दिया है। और एग्जाम में तो आपको नोट्स में जब आप पढ़ोगे तो उसमें थर्मल स्ट्रेन के टॉपिक के अंदर ये चीज लिखवाई गई है, तो वहां से आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो याद तो होना ही चाहिए, एग्जाम क्रैक करना है, देन यू नीड टू रिमेंबर समथिंग, कि आपको कुछ फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक, तो अब यहाँ से क्या आ गया, तो वी नो कि भैया डेल्टा एल अपॉन एल को वी कैन रिप्लेस विद अल्फा इनटू डेल्टा टी। ये आपका हो गया थर्मल स्ट्रेन। तो आपका जो फॉर्मूला बना फोर्स का वो क्या बना, देखिए पूरे फॉर्मूले को आप रीअरेंज कर सकते हैं। क्या y इंटू
y into अल्फा into डेल्टा t into एरिया। ठीक है, सारी वैल्यू उठा के पुट कर दी, सारी वैल्यू उन्होंने ऑलरेडी गिवन से निकाली थी। और वैल्यूज क्या क्या है देखिए, यहाँ पर आपका t कितना है 100, अल्फा कितना है 10 की पावर -5 और l कितना है, ये तो l की जरूरत नहीं है, y कितना 0.5 10 पावर 11, 0.5 10 पावर 11, अल्फा है 10 पावर -5, ये 100 है और ये है 10 की पावर, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज 10 to power -3, 10 to power -3। देखो भैया -3 -5 -8 हो गया और -8 प्लस 11 कितना हो गया भैया, 11 में से 8 गया कितना बचेगा बताइए, प्लस का 3 और ये 10 की पावर 2 है तो कितना आ गया 0.5 × 10 पावर 5। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। ठीक, अब देखते जरा ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। तो 0.5 इसमें 10 करेंगे तो क्या जाएगा आपका 5, लेकिन यहाँ दिया हुआ है देखो ये आ गया ना 50 × 10 पावर 3, 50 × 10 पावर 3 कैसे, अरे 0.5 था ना, एक 10 मल्टीप्लाई करो 5 आएगा, फिर 10 मल्टीप्लाई करो 50 हो जाएगा, ये हो गया 10 पावर 5। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है। इसमें क्या दिया है, दो हीटर हैं ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट। एक क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 से आया हुआ है इसमें। ठीक है, तो दो हीटर हैं और बी और पावर रेटिंग कितनी 1 किलोवाट, P1 हो गया आपका, P1 इज 1 किलोवाट एंड P2 इज 2 किलोवाट, ये दिया हुआ है। ठीक, those two are first connected in series and then पहले सीरीज में कनेक्ट कर दिया और बाद में पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर दीस टू केसेस, तो कह रहे हैं कि बताइए भैया P सीरीज और P पैरेलल का क्या हो जाएगा, मतलब जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं फिर अपन क्या कर रहे हैं, इसको पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहले क्या करें, अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो निकाल देंगे अभी। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि बेसिक फॉर्मूले की बात करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है V²/R। तो एक बार R कर लेते हैं और फिर क्या जाएगा PV क्या जाएगा V²/R। कैसे किया, पावर सोर्स सेम है, पावर आउटपुट सेम है तो वोल्टेज दोनों का सेम हो जाएगा। तो पहली बार तो PA/PB कर लो, तो PA/PB करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, PA/PB इज इक्वल टू RB/RA। यहाँ समझ में आता है कि PA यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन है अपने रेडियस के, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ से इतना हो गया। ठीक, अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग में तो पावर का जो रेशियो दिया हुआ है, अगर हम इससे RA RB का रेशियो निकालना चाहते हैं तो PA 1 है, 1/2 इज इक्वल टू RB/RA। आई कैन से कि RB ट्वाइस ऑफ RB इज इक्वल टू RA, मतलब क्लियर है कि जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी कि RA की वैल्यू ट्वाइस है RB की। ठीक है, और अगर हम सीरीज की बात करें तो जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे हीटर्स को, तो ये आपका हीटर की कॉइल हो गई जो कि रेजिस्टिव होती है, तो क्लियर हो गया कि ये क्या हो गया ट्वाइस ऑफ RB और ये हो गया RB। तो इसका मतलब है जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ RB। ये तो क्लियर हो गया ना। ऐसे केस में सबसे पहले पावर निकाल लो, तो 3 टाइम्स ऑफ RB अगर हो गया तो P सीरीज हो गया V²/3 RB। क्वेश्चन नंबर 1 खत्म, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, इसी प्रकार से पैरेलल का निकाल लो, तो जब हम इसको रेजिस्टेंस की तरह मान लेते हैं ट्वाइस ऑफ RB और यहाँ पर एक बार हो गया RB। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1/2 RB प्लस 1/RB। तो अगर आप चाहें इसको सॉल्व कर सकते हैं 1/R पैरेलल, तो ये हो जाएगा आपको बताइए RB बाहर ले लीजिए और 1/2 प्लस 1 कितना होता है बताइए 3/2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 3/2 RB। और अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R पैरेलल इक्वल टू 2RB/3, कितना आ गया 2RB/3। वंस यू गेट द रेजिस्टेंस तो आपको आंसर आ गया। तो P पैरेलल भी निकाल दिया आपने, P पैरेलल कितना हो जाएगा इसका, देखो यहीं से P पैरेलल इज इक्वल टू V² अगेन फिर 2RB, तो 3V²/2 RB। लो भैया P पैरेलल निकाल लिया, डिवाइड कर लो, पैरेलल और सीरीज का रेशियो ही तो पूछा है आपसे, तो सीरीज अपॉन पैरेलल करना है, सीरीज अपॉन पैरेलल करना है, आंसर आ जाएगा आपका। इसे ऐड कर देते हैं स्लाइड जरा। चलो देखो भाई, तो यहाँ पर नेक्स्ट देखिए ध्यान से, तो मैंने आपके लिए रेजिस्टेंस निकाली, तो P पैरेलल आ गया था तुम्हारा 3V²/2 RB।
तो क्वेश्चन है P सीरीज अपॉन P पैरेलल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, पहला कितने आया था v स्क्वायर अपॉन 3rb और नीचे क्या आया था 3v स्क्वायर अपॉन 2rb। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि ये कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में और यहाँ जाएगा। चाहे तो डायरेक्टली काट सकते थे, तो 2rb इंटू v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3rb इंटू 3v स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर से v स्क्वायर गया, rb से rb गया, ये आ जाएगा 2/9। आंसर क्या है 2:9। कौन सा ऑप्शन सही है भाई इसमें, ऑप्शन नंबर 3। देखो 2:9 आ रहा है, 2:9 इज द आंसर। आंसर क्या आ गया 2:9। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बॉस कह रहे हैं फोर्स इज डिफाइंड बाय F कितना है, F इज इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी। ठीक है, आगे कह रहे हैं ऑन ए पार्टिकल गिवन एट ए टाइम t the factor which is dimensionless if alpha beta are constant। तो कह रहे हैं अल्फा बीटा का कांस्टेंट है, तो मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सा रिलेशन है जिससे क्या हो जाएगी, जिससे आपका ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी बन जाए। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि ये इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता है, उसके हिसाब से जो इक्वेशन है उसके सारे टर्म सेम डायमेंशन के होंगे। ठीक है, तो अल्फा टी स्क्वायर का डायमेंशन भी वही होगा जो फोर्स का होगा, और बीटा टी का भी वही डायमेंशन होगा जो आपका फोर्स का होगा। तो अल्फा बीटा का निकाल लेते हैं पहले तो इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल टू mlt - 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू mlt - 2 और नीचे बेटा टी स्क्वायर ऊपर आएगा तो हो जाएगा mlt - 4। लो भैया, फिर बीटा का भी निकाल लेते हैं। बीटा टी इज इक्वल टू mlt - 2 और बीटा का डायमेंशन हो गया mlt - 3। ये लो भाई, अल्फा और बीटा का भी हमने डायमेंशन निकाल दिया। नाउ वी हैव अल्फा एंड बीटा। इसका मतलब क्लियर है कि अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा का कोई अगर ऑप्शन हो या मल्टीप्लिकेशन का ऑप्शन हो तो वो तो हो नहीं सकता, बिकॉज़ यहाँ एक -4 है, यहाँ एक -3, एक टी और एक्स्ट्रा चाहिए। तो जरा देखो एक रिलेशन दिया हुआ है अल्फा टी अपॉन बीटा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा mlt - 4 और इसमें अगर t मल्टीप्लाई कर दें तो ये जाएगा +1 और माइनस हो जाएगा -3 और डिवीजन में क्या है mlt - 3। देखो ध्यान से, ये कैंसिल हो गया और ये क्या हो गया, ये डायमेंशनलेस। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, अल्फा टी अपॉन बीटा। इतना सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, इसमें कुछ भी करना नहीं पड़ेगा। A parallel plate capacity is charged by connecting it to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plate, displacement current of magnitude greater than I flows but can be in any direction। ध्यान से देखना, कह रहे हैं कि भैया अगर चार्ज कर रहे हैं तो जो अरे यार चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़ा होगा आपने, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, थ्रू अ रेजिस्टर है, तो एक सर्किट में रेजिस्टर भी है और ये आपकी सप्लाई हो गई मान लो। ठीक है, अब एक चीज बताओ, जो भी यहाँ पर होगा, यहाँ होता है आईडी होता था यहाँ पर, है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट के इनसाइड द प्लेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उसकी मैग्नीट्यूड तो कभी ज्यादा हो ही नहीं सकती, है ना, इसमें मैग्नीट्यूड कभी भी ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये ऑप्शन गलत हो गया और डायरेक्शन भी गलत बोल रहा है। डायरेक्शन तो हमेशा सप्लाई के डायरेक्शन में ही होगा ना बॉस। ठीक है, तो यहाँ पे नो करंट गलत हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट होती है। फिर डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I एंड इन अ डायरेक्शन अपोजिट ना बोलता तो ये बात ठीक थी। क्या करें, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू I फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज I। बिल्कुल सही, यही तो होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो बनाया सर्किट हमने, ये एकदम सेम टू सेम यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a small telescope has an objective of focal length। ये तो बड़ा आसान है, मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। यही करना है इसमें। तो फोकल लेंथ कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप फॉर विजिंग अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डायरेक्टली आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उठा के वैल्यू पुट कर, दोनों सेंटीमीटर में कुछ करना ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ये 140/5। तो क्या हो जाएगा, ये करो इसको, कितना आएगा, ये डेसिमल में आएगा कि नहीं आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये जाएगा 5 2 10। ठीक है, 28 आ गया, कितना आ गया, ये 28। ऑप्शन क्या है, 3। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। इतना सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट वाले केस में मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और आई पीस की बात हो गई।
ठीक, चलो ये भी क्वेश्चन देखो theoretical. If the plate parallel plate capacitor connected to a battery are moved close to each other, then अब इसमें देखो ऑप्शंस, the charge stored in it increases. तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक रिलेशंस पता होना चाहिए, नहीं तो आप ये समझ ही नहीं पाओगे. तो एक फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी. क्लियरली है डिनोमिनेटर अगर डिक्रीज होगा तो कैपेसिटर इंक्रीज होगा. कैपेसिटेंस अगर इंक्रीज होगा तो चार्ज स्टोर क्या होगा, इंक्रीज होगा या नहीं करेगा. तो अगर हमने कहा एक पैरेलल प्लेट है जिसकी टेंपरेचर क्या है, डी है. अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, परमिटिविटी क्या है, फ्री स्पेस की मान लेते हैं, तो ये सही लिखा हुआ है. तो सी डैश, अब मैंने क्या किया, एप्सिलॉन नॉट ए ए सेम ही था. अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डी डैश, और मैं कह रहा हूँ कि डी डैश इज less than D, तो obviously C dash will be greater than C. तो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ जो स्टोर है तो क्या कहते हैं, तो चार्ज स्टोर्ड इन इट विल इंक्रीज. तो बात सही निकल गई. ठीक है, ये बात ठीक निकल गई. अब हम आगे की बात करते हैं. नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट कह रहे हैं एनर्जी स्टोर्ड इन इट. भैया कैपेसिटेंस, यार ये क्या बकवास है ना, ये तो गलत ही हो गया. एनर्जी कैसे घट जाएगी जब कैपेसिटी आपकी बढ़ रही है. इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, ऑलरेडी मैंने ये लिख दिया है वो सामने प्रूफ करके. आगे क्या कहते हैं देखो नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम. तो कह रहे हैं जो रेशियो है आपका चार्ज और पोटेंशियल का वो सेम रहता है. जरा देखते हैं कि ये बात कैसे है और क्या ये सेम रहेगी कि नहीं रहेगी. तो फॉर्मूला क्या होता है भैया, C इज इक्वल टू होता है QV और C इज इक्वल टू QV होता है. तो यहाँ पर माफ करना, Q इज इक्वल टू CV होगा. चेक कर लेना, गलत हो गया थोड़ा सा हमसे, माफ करना. ठीक है, C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका Q अपॉन V. Q इज इक्वल टू CV होता है, गलती से मिस्टेक हो गया, माफ कर देना. ठीक है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होगा और C डैश इज इक्वल टू Q डैश अपॉन V डैश. तो क्या ये दोनों बराबर होगा, Q डैश अपॉन V डैश, क्या ये बराबर होगा? नहीं सर, ये बिल्कुल भी बराबर नहीं होगा. ठीक है, आप D को चेंज कर रहे हो उसके हिसाब से आपका चेंज आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्वल नहीं होगा. तो ऑप्शन D इज इनकरेक्ट. नाउ ओनली लास्ट ऑप्शन इज देयर, द प्रोडक्ट ऑफ स्टेटमेंट, एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज. तो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज और वोल्टेज करोगे तो इंक्रीज करेगा. भैया कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज भी इंक्रीज हो रहा है, तो बिल्कुल बात सही है कि यहाँ पर आपका ये इंक्रीज हो जाएगा. तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो CV² अगर हम बात करें, जनरल बात कर दें, तो यहाँ पर आप कोई पैरामीटर ले लो, प्रोडक्ट करेंगे तो कैपेसिटेंस से अगर आप कर लोगे तब भी आप कर सकते हो इसको सॉल्व. तो आपका प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज हमेशा इंक्रीज करेगा. विच ऑप्शन इज करेक्ट? यहाँ पर ACE से सही आ रहा है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 होगा. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है. कह रहे हैं 10 माइक्रोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 210 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स. आगे कह रहे हैं द पीक करंट इन द सर्किट. तो कह रहे हैं पीक मतलब आप जानते हो I0 की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? I0 की बात हो रही है. ठीक है, तो पीक करंट निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो रेटेड होता है वो RMS होता है ना, RMS होता है. और पीक क्या होता है? पीक की बात अगर वो करेगा तो वो I0 की बात कर रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक होता है रेटेड जो RMS होता है, तो पीक निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई कर दो कितने से, √2 से. जो आपकी सप्लाई दी हुई है उसमें √2 मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि यहाँ पर रिएक्टेंस कितना है, तो 1/ωc. क्या हो जाएगा 1/ωc. और ओमेगा निकालना आपको आता है 2πf कर सकते हैं. और हमें जो वोल्टेज दिया हुआ है वो कौन सा वोल्टेज होता है? ये ऑलवेज, दिस इज ऑलवेज VRMS. तो पीक वोल्टेज विल बी इक्वल टू व्हाट? पीक वोल्टेज हो जाएगा VRMS इनटू √2. तो आप अगर चाहें तो इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अगर आपको नहीं करना है तो व्हाट यू कैन डू, आप IRMS निकाल सकते हो. तो ओम्स लॉ के हिसाब से देखिए, रेजिस्टेंस तो होता नहीं है इसी में, और कैपेसिटर में तो रेजिस्टेंस तो होता है, लेकिन कैपेसिटेंस में रेजिस्टेंस होता नहीं. लेकिन इक्विवेलेंट टू रेजिस्टेंस क्या होता है? रिएक्टेंस. तो VRMS अपॉन क्या कर सकते हैं हम, XC कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा. या फिर VRMS इनटू ωc कर देंगे तो वी गेट IRMS. और हम अगर I0 निकालना चाहते हैं तो हम √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे RMS वैल्यू को, वी विल गेट द आंसर. ये आपका मैंने फॉर्मूला बना करके आपको दे दिया खट्टे से. अब आपको बस क्या करना है, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट.
तो अपने को पता है कि यहाँ पर ओमेगा सी कितना आ रहा है, ओमेगा सी आप इसको सॉल्व करेंगे 2 पाई एफ सी आपको करना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है 2 पाई एफ सी, देखो मैं कर देता हूँ, ठीक है परेशान हो। तो यहाँ हो जाएगा देखो आई नॉट विल बी इक्वल टू रूट 2 इनटू वी आर एम एस इज इक्वल टू व्हाट, वी आर एम एस कितना दिया हुआ है, वी आर एम एस इज 210, ठीक है, एंड ओमेगा सी कितना दिया हुआ, ओमेगा इज 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 50, और सी कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोफैरड, तो 10 into 10 power minus 6 we can say, ठीक है। बस हमें इसको मल्टीप्लाई करना है एंड दैट्स इट, हमारा आंसर आ जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमें पाई की वैल्यू पता है, पाई इज नथिंग बट क्या है 3.14, ठीक है, पाई क्या है 3.14। सारी वैल्यूज को अपन अपन चाहे तो यहाँ पुट कर दें, और क्वेश्चन में दिया भी था, इसको सिर्फ कैलकुलेट करने की बात है, जितने जल्दी कैलकुलेट कर लोगे यू कैन गेट द आंसर, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो ध्यान से, ये देखो 50 को 10 निकाल लिया बाहर, एक 10 पहले था 10 पावर 2 था, अब मैं इस 210 में से भी 10 निकालने वाला हूँ, तो क्या जाएगा 21 into 10, और उसको ले जाकर के इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये बन जाएगा 10 की पावर 3, और यहाँ क्या है 10 की पावर -6, ये गया भाई, ये बच गया -3। सबसे पहले इसको सिंपल करने दो, ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1.41, ठीक है, देखो अभी आंसर आ जाएगा 1.41 इनटू, आगे देखो 2 5 10 है, 2 5 10 है, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करो 21 इनटू 3.14, ठीक है, एंड ये क्या है 2 5 10, और 10 जाएगा ये जगह 10 पावर -2, 10 पावर -2। अब देख पा रहे होगे, मैं इसको कहता हूँ ये अप्रॉक्सीमेट 3 मान लो, ये क्या हो जाएगा 1.5 मान लो, तो ये 3/2 9 हो जाएगा, और बाई 2 चला गया, ठीक है, 2 1 जा 2 हो गया आपका, ठीक है, 9 ये बन जा, एंड फिर इट 10 मान सकते हो इसको, 21 को 20 के मतलब मैं अप्रोक्सीमेशन तौर पर दिखा रहा हूँ तुमको, तो ये 10 हो जाएगा, दिस इज अगेन 9, ये हो जाएगा 90 into 10 power -2, दैट इज इक्वल टू 0.9 समथिंग। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है, देखो 0.9 समथिंग कुछ भी करेंगे तो क्या आएगा आंसर 0.93 एम्पियर। देखो कैसे करते हैं एग्जाम में, अगर क्विकली करना है ऑप्शन मैच करेगा, ऑप्शन से क्रैक कर दिया मैंने आपके सामने, मैं फिर से करके बता दे रहा हूँ मैंने कैसे किया, जिसको नहीं आ रहा है देखो मैं सामने से करता हूँ, इसको अपन मान लेंगे 20, इसको मान लेते हैं 1.5, इसको मान लेते हैं 3, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली, तो 1.5 को लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 1.5 into 20 into 3 मान लेता हूँ इसको, और ये हो जाएगा 10 की पावर -2, मैं आपके सामने अप्रोक्सीमेशन में करके दिखाता हूँ, 1.5 और 3/2 हो गया ना, और फिर ये 9 हो गया बेटा, और 2 10 जा हो गया, ठीक, तो ये 9 into 10, और ये क्या जाएगा 10 की पावर -2। अब देखिए यहाँ से गया ये बचा -1 आया ना, तो ये देख 10 की पावर -1 में से नीचे लेके जाएगा 0.9 आएगा नहीं आया, अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ गया 0.9। क्या एक्यूरेसी के आसपास है, यस हम लोग हैं, आंसर कितना आ गया 0.93, और कोई नंबर उसके आसपास भी नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन से बच सकते हैं अगर आप अच्छे से करोगे तो, ठीक। ये क्वेश्चन तो मजेदार है, इसमें तो पेन ही नहीं चला, मतलब सॉल्व करने जैसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिर्फ अपने को फॉलो करना है स्टेप्स। देखिए द वेलोसिटी वीटी प्लॉट, यहाँ पर क्या दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, कितना भाई वेलोसिटी टाइम, देखिए और द मोशन ऑफ अ बॉडी एज ऑन फिगर, तो कहते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम है यहाँ से यहाँ तक क्या है भाई वेलोसिटी 0, यहाँ से यहाँ तक क्या करें, ये देखो ध्यान से स्लोप क्या है भाई कांस्टेंट है, स्लोप क्या है कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम क्या है भाई कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करें, यहाँ पे देखो यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी फिक्स है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस हो गया, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वाला हो गया, और ये क्या हो गया यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, ये पॉजिटिव स्लोप, ये नेगेटिव स्लोप, यहाँ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, यहाँ पर कांस्टेंट वेलोसिटी। जरा देखते हैं कौन सा ग्राफ बन सकता है भाई एक्सीलरेशन के लिए। तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए, तो भैया ये देखो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्लोप क्या दे देगा तेरे को, एक्सेलरेशन दे देगा, कांस्टेंट वेलोसिटी में क्या हो जाएगा स्लोप, देखो ना वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम, ये तो स्लोप है इसका, और वो किसके बराबर एक्सेलरेशन के, तो क्लियर है यहाँ पर एक्सेलरेशन 0, तो पहले एक्सेलरेशन यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ तक चल जाएगा, फिर उसके बाद क्या है आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि ये देखो ना यहाँ से यहाँ तक देखो ये हायर वैल्यू वेलोसिटी की लोअर वैल्यू चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव है अपॉन टाइम इंटरवल है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन देखो जरा ये क्या कांस्टेंट होगा, यस सर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ देखो जरा कहीं पर आ रहा है, ये तो सर इंक्रीजिंग है, गलत हो गया, ये भी पॉजिटिव इंक्रीजिंग है, बट ये एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन को दिखाता है, बिल्कुल सही है।
इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, अपन यहाँ पहुंच गए, तो ये दोनों तो ऐसे ही है, अब यहाँ पे निगेटिव है, ये ऐसे क्या आंसर तो आ चुका है, लेकिन फिर भी देखो, फिर उसके बाद देखो v कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इज 0, तो एक्सेलरेशन इज 0, ठीक है, ये देखो एक्सेलरेशन 0, परफेक्ट है। फिर देखो डिक्रीजिंग हायर वेलोसिटी से लोअर वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी इज नेगेटिव और अपॉन टाइम इंटरवल, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन, और एक कांस्टेंट वैल्यू होगी कि नहीं होगी, यस सर कांस्टेंट, आपका स्ट्रेट लाइन क्या दिखाता है, कांस्टेंट रेट पर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया एक फिक्स नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ओनली फोर्थ ग्राफ इज करेक्ट, और कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ समझ ही लूंगे आप तो भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन है, कह रहे हैं शीट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ ए स्ट्रांग मैग्नेटिक पोल, अ फोर्स इज नीडेड, आप ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। यहाँ कह रहे हैं कि एक स्ट्रांग मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक पोल क्या करेगा भाई, रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा मैग्नेटिक शीट को, तो अगर हम बात करें तो होल्ड द शीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक, अगर मैंने कहा कि ये जो सरफेस है ये क्या हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल शीट हमने रख दी और मेरे पास एक पोल है, तो ये अगर शीट को मुझे अपनी जगह पर होल्ड करना है तो या तो मैं उसको लगाऊंगा, देखो ये वाला जो मेरे पास पोल मेरे हाथ में, जैसे मान लीजिए पोल है, या तो उस शीट को अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, अगर मैग्नेटिक शीट होगी तो ऑब्वियसली मुझे फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल बात सही है, यहाँ तो समझ में आता है। होल्ड द शीट देयर इफ इट इज नॉन मैग्नेटिक, अगर वो नॉन मैग्नेटिक है तो क्या कोई फोर्स जरूरत होगी यार, अगर कोई प्लास्टिक की चीज रखी हुई है जमीन पर और मेरे हाथ में मैग्नेट, तो क्या प्लास्टिक की शीट को मुझे कुछ फोर्स लगा कर रोकने की जरूरत है, तो ये तो गलत हो गया, सीधे सीधे गलत हो गया। मूव द शीट अवे फ्रॉम द पोल इफ विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर कंडक्टिंग है तो उसको अगर तुम लेकर के जाते हो कांस्टेंट पे, देखो तो वहां पर एक एडी करंट आएगा और देखिए वो हमेशा मोशन को अपोज करेगा, तो हमें जरूर फोर्स लगाना पड़ेगा उसको क्या करने के लिए, मूव कराने के लिए। अब फिर से समझ नहीं आया, अरे यार फ्लक्स वाली बात होगी, लेंज लॉ तो पढ़ा ही था कि जब हम मोशन कराएंगे और रेट ऑफ चेंज अगर नॉन यूनिफॉर्म हो गया तब तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। अगर हम कहते हैं कि उसकी वजह से उसके अंदर अगर मोशन यूनिफॉर्म कर रहा है तो जो फोर्स हमें रिक्वायर्ड है वो किसके लिए, अपोज करेगा मोशन का, यही तो होता है ना लेंज लॉ, उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सही है भाई, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट, move the sheet away from the pole with uniform velocity if it is both non-conducting and non-polar, ये वाली बात फिर से गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि अगर हमारा वहां पर देखा जाए पॉइंट, तो वो पॉइंट आपका तभी सही होगा जब आपका वहां पर किसी प्रकार का कंडक्टिंग होगा, तो यहाँ तो नॉन कंडक्टिंग है, तो उसमें कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उससे इंटरेक्ट नहीं कर रही है, तो ऑप्शन कौन सा, ए एंड सी ओनली, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर है आपका थर्ड। नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका नीट का और यहीं पे सम अप होगा। ये क्वेश्चन देखो, द मास ऑफ द बॉब इज सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड थ्राइस, तो कह रहे हैं पहले मास क्या है, m इनिशियल इज इक्वल टू m और m बाद में आपका कह रहे हैं थ्राइस ऑफ m, ठीक है, एंड इट्स लेंथ मेड हाफ, तो पहले की लेंथ इनिशियली कितनी थी l और लेंथ फाइनली कितनी हो गई l/2, तो क्या कह रहे हैं भैया, देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज x/2 टाइम्स इट्स ओरिजिनल टाइम पीरियड, तो पहले मान लेते हैं इनिशियल टाइम पीरियड कितना है t, t फाइनल कितना है भाई, t फाइनल इज इक्वल टू x/2 टाइम्स ऑफ t, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो आपसे कह दिया x की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो पेंडुलम वाले केस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर ये क्वेश्चन करना है तो बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ये फॉर्मूला होता है बॉस, ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो t इनिशियल ये था, तो t डैश क्या हो जाएगा बॉस, 2 पाई हो गया, लेंथ कितनी हो गई हाफ, ठीक है, क्या हो जाएगा l/2g आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है, वेरी गुड, तो इसकी वैल्यू पुट कर डालो, ठीक है, l/2g, तो ये जो t डैश है वही तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज आल्सो इक्वल टू x/2 इनटू जो t है दैट इज 2 पाई अंडर रूट l अपॉन g, ठीक है। देखो कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इसमें कुछ करना ही नहीं था, ठीक, अब इसकी जरूरत नहीं है डी डैश, ठीक, जो चीजें काट सकते हो काट डालो, ठीक है, पता है कि नहीं फॉर्मूला, अंडर रूट a अपॉन b, अगर एक ही और उसमें है तो आप रूट a अपॉन रूट b कर सकते हो, अगर रूट a इनटू b मल्टीप्लिकेशन तो आप उनको अलग अलग लिख सकते हो, पता होना चाहिए सारी बात, ठीक है, तो यहाँ पर रूट 2 को चाहो तो अलग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, रूट 2 को अलग कर सकते हो, बाकी सबको काट डालो, ठीक है, 2 पाई गया, अब ये देखो रूट l अपॉन 2g लिखा हुआ है, मैं इसको लिखूंगा रूट l अपॉन g और 1 अपॉन रूट 2 को मैं बाहर कर दूंगा, हो जाएगा x/2, यहाँ जाएगा अंडर रूट
L अपॉन G। ये देखो ये कट गया, तो यहाँ से दिखता है कि x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 2। x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 अपॉन रूट 2। फर्दर हम इसको चाहें तो रेशनलाइजेशन तो हम सबको आता है, तो हम क्या कर सकते हैं रूट 2 का मल्टीप्लाई और रूट 2 का डिवाइड। क्यों, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं देखने को मिला इसलिए मैंने ऐसा करा। ठीक है, तो रूट 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा तो क्या जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 2। ये देख x इक्वल टू कितना आ गया x इक्वल टू रूट 2 आ गया। ऑप्शन कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लो भाई हो गया तुम्हारा नीट का पेपर सॉल्व। और अब आप अगर एनालिसिस करेंगे आपको देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस वर नॉट इजी। द क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस थे यस, सम क्वेश्चन वाज वेरी टेक्निकल आपकी, जिसमें आपको जैसे कि डायोड वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा मुझे, जिसमें आपकी सर्किट बैलेंसिंग वाला बात हो रहा था, लेकिन जो क्वेश्चन में दिया होता है डायोड लगा दिया, तो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ा। ऑसिलेशन क्वेश्चन बहुत इजी थे। अब ये क्वेश्चन में क्या किया मैंने, कुछ किया आपके सामने कर रहा हूँ, एक ही फॉर्मूला उठाया उसे से डाला। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी थे उनमें, जैसे कि आपका वो आ गया थर्मल स्ट्रेन वाला क्वेश्चन आ गया, वो भी एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। वो भी क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगा आपका, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग सोचना पड़ा आपको। बाकी सारे क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि जो एमसीक्यू वाले जो 35 क्वेश्चन थे वो तो बहुत ही आसान थे, और जो सेकंड बी पार्ट मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा मुझे, और ए पार्ट मुझे ऐसा नहीं लगा कि 2-4 क्वेश्चन छोड़ के बाकी कोई भी ऐसे डिफिकल्ट है। तो ये हमारी तरफ से एक आपका एक समराइज कर दिया मैंने आपका नीट का सॉल्यूशन। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा, और अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे एक रेगुलर सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। और ये था आपका नीट 2024। अगली साल फिर से हम मिलेंगे इसी के साथ, और अगली साल फिर से फोड़ेंगे पेपर को। और जैसे इस साल बहुत अच्छा आउटपुट आया है, वैसे अगले साल भी आपका बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। जहां पर कमी रह गई हो प्लीज इसको देखिए, और हमसे कांटेक्ट करके आपने काउंसलिंग भी करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लोग, आप जरूरी नहीं है कि प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं तभी, आप ऐसे भी एज इट इज आप प्रश्नोत्तर ऐप डाउनलोड करके भी हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कुछ भी, चाहे आप यूट्यूब से ही पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐप डाउनलोड करिए, ऐप पे हमसे बात करते रहिए, आप डाउट फ्री ऑफ कॉस्ट भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों, और अब मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।